अब बात चीन की करते हैं, क्योंकि बॉर्डर पर चीन की हरकतें बढ़ने की वजह से ही उसके अंदरूनी हालात, उन्हीं से ध्यान भटकाने के लिए शी जिनपिंग ने बॉर्डर पर अपनी आर्मी को अब एक्टिवेट कर दिया है। असल में चाइना की इकोनॉमी की हालत डामाडोल है और कोरोना की महामारी और बिजली संकट से जूझ रहे चीन की तरक्की की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। जीडीपी ग्रोथ के नए नंबर्स ने जिनपिंग की मुश्किल और बढ़ा दी है। चीन में प्रॉपर्टी और आईटी सेक्टर पहले से ही मुश्किल में फंसे थे। अब जिनपिंग के पेट प्रोजेक्ट BRI के खिलाफ भी बगावत तेज हो गई है। बत्ती गुल, कारखाने बंद, अर्थव्यवस्था ठप। खुद को सुपर पावर बताने वाले चीन की अर्थव्यवस्था का पहिया थमने लगा है। इकोनॉमी की सांसें उखड़ने लगी हैं, कारखानों की मशीनें बंद होने लगी हैं, तरक्की की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, घरेलू बाजार में सुस्ती आ रही है, खुशहाली की चमक दमक धुंधली पड़ने लगी है। अब तो अपनी अर्थव्यवस्था की स्पीड स्लो होने की बात खुद चीन की सरकार भी मान रही है। 尽管三季度呢经济增速是受到了这个疫情、汛情以及基数升高等多种因素的影响呢有所回落，但是我国经济的发展呢应该说还是表现出了强大的韧性和活力。总的看呢，全年经济持续恢复、迈向高质量发展的这种态势呢不会改变，有能力、有条件完成全年经济社会发展的预期目标任务。 कोरोना महामारी से उबरते हुए चीन की इकोनॉमी सबसे पहले बढ़नी शुरू हुई थी, लेकिन पिछले 6 महीने से चीन की विकास दर लगातार घटती जा रही है। अगर इस साल के पहले 9 महीनों या 3 तिमाही की बात करें तो सितंबर में चाइना की ग्रोथ रेट मार्च के मुकाबले घटकर 1/4 रह गई है। जनवरी से मार्च के बीच चाइना की ग्रोथ रेट 18.3% थी, वहीं अप्रैल से जून महीने के बीच ये आधे से भी कम होकर 7.9% ही रह गई। जुलाई से सितंबर के बीच चीन की इकोनॉमी की विकास दर में और भी गिरावट आई और ये 4.9% ही रह गई। जाहिर है, हमेशा छल, प्रपंच, झूठ और फरेब से काम लेता आया चीन इन आंकड़ों के साथ भी बाजीगरी कर रहा है। 前3季度面对复杂严峻的国内外环境，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，科学统筹疫情防控和经济社会发展，强化宏观政策跨周期调节，有效应对疫情、汛情等多重考验，国民经济持续恢复发展。 主要宏观指标总体处于合理区间，就业形势基本稳定，居民收入继续增加。 चीन दुनिया को अपने कम्युनिस्ट तानाशाह शी जिनपिंग की लीडरशिप का भरोसा दे रहा है, ग्रोथ और वेल्थ के ख्वाब दिखा रहा है, मगर दुनिया के नाम चीन अर्थशास्त्रियों को चीन के इस फरेब पर यकीन नहीं। उन्हें लगता है कि आने वाले समय में चीन की इकोनॉमी का खोखलापन और भी उजागर हो सकता है। Well, we're certainly aware of the fact that if you continue to have these supply chain disruptions coming out of Asia and even out of China, that means that they will, in fact, see a bit of a reduction in the demand for their exports. So that will slow down economic growth, and that explains, of course, the slowdown in the manufacturing sector. They're also in China going to perhaps slow down the amount of debt growth in the property sector. So all these things are going to slow down economic growth. चीन की आर्थिक तरक्की की रफ्तार पर ब्रेक तो 6 महीने पहले ही लगना शुरू हो गया था, जब चाइना के प्रॉपर्टी बाजार में कर्ज का संकट गहराने लगा था। चीन की सबसे बड़ी रियलिटी कंपनी एवरग्रांड देश विदेश के बैंकों से लिए अपने कर्ज समय पर नहीं चुका पा रही थी। चीन की कुल जीडीपी में इसके प्रॉपर्टी मार्केट का हिस्सा 1/4 यानी करीब 25% है। चाइना में प्रॉपर्टी का बाजार कर्ज के भरोसे है। रियलिटी कंपनियां बैंकों से कर्ज लेती हैं, उनके बनाए घर खरीदने के लिए आम जनता कर्ज लेती है और आखिर में इस सारे लोन का बोझ चाइना के सरकारी खजाने पर पड़ता है। चाइना की ऊंची ऊंची इमारतें, चमकदार शहर, बुलेट ट्रेन
और नई नई रेलवे लाइन, सब की सब कर्ज लेकर घी पीने की मिसालें हैं। चीन के विकास का मॉडल लोन पर चल रहा है। यही वजह है कि अब कर्ज के बोझ तले दबकर चाइना की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी है। बिगड़ते हालात के बीच चीन में बिजली के भयंकर संकट ने हालात को और मुश्किल बना दिया। चीन में इस वक्त बिजली की भारी कमी है। बिजली घरों में कोयले की कमी से बिजली बन नहीं पा रही है। इसके चलते चाइना के उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी प्रांतों में बिजली की जबरदस्त कटौती हो रही है। कारखानों को मिलने वाली बिजली की राशनिंग हो रही है, तो घरों में लोगों के रोजमर्रा के इस्तेमाल की बिजली सप्लाई में भी कटौती की जा रही है। चीन में बिजली के संकट के चलते कारखानों में प्रोडक्शन कम हो गया है। इससे चाइना से दुनिया को होने वाली सप्लाई बाधित हो गई है। कारखानों में काम के घंटे कम होने से लोगों की नौकरियां जा रही हैं। वहीं घरों में बिजली कटौती से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चीन में बिजली का संकट इतना बड़ा है कि अब ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या चीन का हाल अफ्रीका के गरीब देशों जैसा हो गया है। In addition to this, I also want to point out that this is more than just a economic issue. I think it's also a political issue. I think the government needs to realize the severity of blackouts to the general population. I mean, the Chinese population, we people have not been accustomed to this kind of a blackout for the last, I would say, 20-30 years. This is a very, very remote memory of mine. When I was a little boy, we experienced these things, I guess, for us people in the 50s. And I think people associate with this kind of a phenomenon to some, third world, very sort of, very poor countries, maybe in Africa. बीजिंग से बैक टू बैक बैड न्यूज आ रही है। चीन की आधी जीडीपी कर्ज में डूबी हुई है। यानी चीन ने प्रगति का जो आलीशान मॉडल दुनिया के सामने पेश किया है, वो कर्ज पर चल रहा है। एक तरफ तो चीन के भीतर का खोखलापन दुनिया के सामने उजागर हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया में चीन के फर्जीवाड़े वाले जाल का भी पर्दाफाश हो रहा है। चीन ने अपने BRI प्रोजेक्ट के तहत विकास का चमकदार मॉडल दिखाकर बहुत से देशों को अपने महंगे लोन का शिकार बना लिया है। चीन के कर्ज के जाल में फंसे कई देश अब बगावत कर रहे हैं। चीन के प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहे हैं। अफ्रीकी देश सियरा लियोन ने एयरपोर्ट बनाने का $40 अरब का ठेका रद्द कर दिया है। केन्या ने पावर प्लांट बनाने के लिए चीन को दिया कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। घाना की सरकार ने चीन की कंपनियों को दिए खनिज निकालने के ठेके रद्द कर दिए। इसके साथ घाना ने इलेक्ट्रिक लाइट लगाने का चीन की कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया। कांगो ने चीन को अपने यहाँ कोबाल्ट निकालने के लिए दिए गए 2 अरब के ठेके रद्द कर दिए। घरेलू मोर्चे पर धीमी होती विकास दर, बिजली का संकट और कर्ज के जाल में डूबती चीन की कंपनियां, चाइना के चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं। विदेश में मिले ठेके रद्द होने से चाइनीज इकोनॉमी पर प्रेशर और बढ़ गया है। ये सारे मसले शी जिनपिंग के लिए एक ऐसे मौके पर चुनौती बनकर खड़े हुए हैं जब वो राष्ट्रपति का तीसरा टर्म शुरू करने वाले हैं। पब्लिक की नाराजगी का प्रेशर जिनपिंग पर बढ़ता जा रहा है। Whereas China started tightening early this year, and it's really hurt them. By the second half, the Chinese government saw the contraction in economic numbers and swiftly adjusted by reducing reserve requirements in the banks in an effort to help with liquidity, but more than that also to boost lending to small businesses. So they did make an adjustment after 6 months, but the data has continued to get worse. अपना तीसरा टर्म शुरू करने से पहले ही शी जिनपिंग ने राष्ट्रवाद का दांव खेला और इमेज मेकओवर की मुहिम शुरू की। जिनपिंग ने भारत के साथ सीमा विवाद को बढ़ावा दिया, अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध को तेज कर दिया, साउथ चाइना सी में पड़ोसी देशों से टकराव बढ़ाया, ताइवान और जापान के खिलाफ चीन ने अग्रेसिव रवैया अपना लिया। 中方已通过外交渠道向日方提出严正交涉，日方应切实信守正视并反省侵略历史的表态和承诺，在靖国神社等历史问题上谨言慎行，彻底同军国主义切割，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。 दुनिया के तमाम देशों से टकराव बढ़ाकर असल में शी जिनपिंग घरेलू मोर्चे पर बढ़ रही नाराजगी को दूर करना चाहते हैं। जनता की परेशानी सियासी चुनौती न बन जाए, इसलिए जिनपिंग ने ये विदेशी मोर्चे खोले हैं। वो देश के अमीरों और बड़ी कंपनियों के खिलाफ भी अभियान चला रहे हैं,
जिससे खुद को गरीबों का मसीहा साबित कर सके। इन सबका मकसद सिर्फ एक है, चीन के खोखलापन पर पर्दा डालना। मगर चीन का ये खोखलापन दुनिया की नजर में आ चुका है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक 2021 में चीन की विकास दर 7.8% रहने का अनुमान है, तो भारत की विकास दर 9.5% होगी। 2022 में चीन की ग्रोथ रेट 5.7% रहेगी, तो भारत 8.5% की दर से आगे बढ़ेगा। IMF का मानना है कि 2021-2022 में भारत दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाला देश होगा। इन आंकड़ों से एक बात बिल्कुल साफ है, चाइना का कोई विकल्प अगर है तो वो है भारत। आबादी हो या इकोनॉमी, तरक्की हो या चीन की दादागिरी से निपटना, भारत ही है जो चीन का मुकाबला कर सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।